मित्रों, शुरू करते हैं हम अपना आज का करंट अफेयर। देखते हैं हमारी जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें हैं सभी पे विस्तार से चर्चा और विश्लेषण करते हैं। हमारी पहली न्यूज़ है, भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना के 75 वर्ष पूरे हुए। तो भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी, इसलिए इस दिन को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। भारतीय निर्वाचन आयोग के विषय में जानते हैं तो यह एक स्थायी संवैधानिक निकाय है। अनुच्छेद 324 यह संसद, राज्य विधानमंडलों, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनावों के पर्यवेक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण की शक्ति ईसीआई को प्रदान करता है। संरचना जानते हैं इसकी, तो एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त जिनकी संख्या राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है। वर्तमान में इसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 निर्वाचन आयुक्त हैं। नियुक्ति राष्ट्रपति मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति करता है। कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। परिस्थिति, वेतन और भत्ते तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के समान होती है। पद से हटाना, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसी प्रक्रिया और आधार पर पद से हटाया जा सकता है जिस माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है। भारतीय निर्वाचन आयोग की प्रमुख उपलब्धियां तो सफल चुनाव, इसने 18 लोकसभा चुनाव और 400 से अधिक राज्य विधानसभा चुनावों का सफलतापूर्वक संचालन किया है। मतदाता पंजीकरण तो ईसीआई ने 100 करोड़ पंजीकृत मतदाताओं की उपलब्धि हासिल की है। बेहतर लिंगानुपात, पंजीकृत मतदाताओं का लिंगानुपात 928 2019 से सुधरकर प्रति 1000 पुरुषों पर 948 महिलाएं 2024 तक हो गया है। राजनीति में अपराधीकरण पर नियंत्रण तो लंबित आपराधिक मामलों वाले उम्मीदवारों द्वारा अपने आपराधिक मामलों के विवरण को प्रकाशित करना अनिवार्य किया गया है। अलग अलग पहले तो मतदाता साक्षरता के लिए सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा एवं निर्वाचक सहभागिता, दिव्यांगजनों द्वारा मतदान को सुगम बनाने के लिए सक्षम ऐप। ठीक है, देखते हैं निर्वाचन आयोग के मुख्य कार्य। तो आदर्श आचार संहिता लागू करना, यह सभी दलों के लिए समान अवसर प्रदान करता है और नियमों के पालन पर नजर रखता है। राजनीतिक दलों का पंजीकरण तो दल में आंतरिक लोकतंत्र सुनिश्चित करता है और राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दलों का दर्जा प्रदान करता है। परामर्शीय अधिकारिता या चुनाव के बाद होने वाली किसी भी अयोग्यता से जुड़े मामलों में सलाह देता है। अर्धन्यायिक कार्य चुनाव खर्च का समय पर हिसाब न देने वाले उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित करता है। और मीडिया नीति तो नियमित ब्रीफिंग के जरिए चुनाव से जुड़ी जानकारियां साझा करता है। ठीक है, ये बात हमने की निर्वाचन आयोग के मुख्य कार्यों के संबंध में। अब बात करते हैं अगली न्यूज की, जो है अमेरिकी राष्ट्रपति ने सभी विदेशी सहायता को निलंबित करने और उनकी समीक्षा करने की घोषणा की। यह निर्णय अमेरिका फर्स्ट एजेंडे को पूरा करने तथा देश के करदाताओं की ओर से विदेशी सहायता की समीक्षा और उसके पुनर्निर्धारण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया है। इस निर्णय की नैतिकता को लेकर बहस छिड़ गई है। विदेशी सहायता के विषय में तो इसके तहत मुख्यतः विकसित देश धन या अन्य संसाधनों को स्वेच्छा से किसी विकासशील देश को भेजता है। विदेशी सहायता के विविध प्रकार, द्विपक्षीय सहायता, इसका उद्देश्य गरीब देशों का कल्याण सुनिश्चित करना है। बहुपक्षीय सहायता यह संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों जैसे बहुपक्षीय संस्थानों को प्रदान की जाती है। मानवीय सहायता यह प्राकृतिक एवं मानव जनित आपदाओं से राहत के लिए प्रदान की जाती है। आर्थिक सहायता यह ऋण, अनुदान, आधिकारिक विकास सहायता आदि के रूप में प्रदान की जाती है। सुरक्षा सहायता, इसका उद्देश्य सैन्य अनुबंधों आदि को सुगम बनाना होता है। समृद्ध या विकसित देशों द्वारा सहायता प्रदान क्यों करनी जरूरी है? तो मानवता और नैतिकता के मद्देनजर, अन्य देश में बढ़ती असमानताओं के बीच मानवीय पीड़ा या संकट को दूर करने के लिए, अतीत की गलतियों को सुधारने का अवसर। विकसित देशों का यह नैतिक दायित्व है कि वे अतीत में की गई अपनी गलतियों को सुधारने के लिए विकासशील देशों को संसाधन प्रदान करें। उदाहरण के लिए जलवायु परिवर्तन संबंधी वार्ता में साझा लेकिन अलग अलग उत्तरदायित्वों की अवधारणा को शामिल किया गया है। वितरणात्मक न्याय सुनिश्चित करना तो वैश्विक समुदाय के स्तर पर सामाजिक सहयोग को बढ़ावा देना। उदाहरण के लिए वैश्विक और आर्थिक रूप से परस्पर निर्भरता के कारण लाभों को साझा करना आवश्यक है। विदेशी सहायता से जुड़े मुख्य नैतिक मुद्दे तो सहायता का उद्देश्य, क्या सहायता मानवीय उद्देश्यों के लिए दी जाती है या वैश्विक जिम्मेदारी की भावना से या अपने हितों को पूरा करने के लिए। उदाहरण के लिए विकासशील देशों में क्लिनिकल परीक्षण हेतु सहायता देना। सहायता का प्रभाव तो क्या सहायता का उद्देश्य गरीबी को कम करना है या राजनीतिक हितों को बढ़ावा देना है। उदाहरण के लिए चीन का ऋण जाल, कूटनीति। विदेशी सहायता के लिए पीछे नैतिक मंशा को बढ़ावा देने के तरीके तो उद्देश्य को स्पष्ट रूप से निर्धारित करना, यह सुनिश्चित करना कि सहायता का उद्देश्य मानवीय दायित्वों को पूरा करने, सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति करने, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने आदि के लिए हो। पारदर्शिता सुनिश्चित करना तो सहायता प्रदान करने वाले देशों, संस्थाओं को सहायता प्राप्त करने वाले देशों की स्थानीय एजेंसियों के साथ मिलकर काम करना चाहिए ताकि सहायता का उचित और सही तरीके से उपयोग हो। अब बात करते हैं
उपभोक्ता मामले विभाग ने विधिक माप विज्ञान यानी भारतीय मानक समय नियम 2025 का मसौदा अधिसूचित किया। इन ऐतिहासिक नियमों का उद्देश्य भारत के सभी क्षेत्रों में भारतीय मानक समय के उपयोग को मानकीकृत और अनिवार्य बनाना है। विधिक माप विज्ञान के मसौदे के विषय में जानते हैं तो अनिवार्य समय संदर्भ वाणिज्य, परिवहन, लोक प्रशासन, कानूनी अनुबंध और वित्तीय परिचालन सहित सभी क्षेत्रों में भारतीय मानक समय ही अनिवार्य समय संदर्भ होगा। प्रतिबंध कोई भी व्यक्ति, संस्था, आधिकारिक व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए IST के अलावा अन्य समय संदर्भ का उपयोग, प्रदर्शन या रिकॉर्ड नहीं करेगा या करेगी, बशर्ते कि जब तक कोई कानून, सरकारी निर्देश, दिशा निर्देश इसकी अनुमति देते हों। टाइम सिंक्रोनाइजेशन प्रोटोकॉल को अपनाना तो सरकारी कार्यालयों के लिए नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल और प्रीसीजन टाइम प्रोटोकॉल आदि को अपनाना अनिवार्य है। साइबर सुरक्षा रेसिलियंस सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा उपाय और वैकल्पिक संदर्भ तंत्र निर्धारित किए गए हैं। अधिकृत अपवाद तो पूर्व अनुमति के साथ निर्धारित उद्देश्यों जैसे खगोल विज्ञान, नेविगेशन, वैज्ञानिक अनुसंधान आदि के लिए वैकल्पिक टाइम स्केल के उपयोग की अनुमति है। जानते हैं इन नए मसौदों नियमों का महत्व। तो यह महत्वपूर्ण अवसंरचना के सिंक्रोनाइजेशन में सुधार करके राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करता है। डिजिटल उपकरणों और सार्वजनिक सेवाओं के सिंक्रोनाइजेशन से विश्वसनीय एवं कुशल सेवाएं सुनिश्चित होती हैं और इससे सटीक वित्तीय लेन देन और रिकॉर्ड रखने में एक सामंजस्य सुनिश्चित होगा। भारतीय मानक समय के विषय में जानते हैं तो भारत की केंद्रीय मध्यमान रेखा अर्थात मिर्जापुर से गुजरने वाली 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व मध्यमान रेखा को मानक मध्यमान रेखा या IST के रूप में जाना जाता है। IST का प्रबंधन और मेंटेनेंस CSIR यानी राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला NPL द्वारा किया जाता है। केंद्रीय मध्यमान रेखा तो यह मिर्जापुर से गुजरने वाली 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व मध्यमान रेखा है। यह ग्रीनविच मीन टाइम से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। GMT को अब यूनिवर्सल कोऑर्डिनेटेड टाइम कहा जाता है। प्रधान मध्यमान रेखा जो 0 डिग्री देशांतर पर स्थानीय समय को GMT के नाम से जाना जाता है। देखते हैं देशांतर और समय। तो किसी स्थान का देशांतर प्रधान मध्यमान रेखा के पूर्व या पश्चिम में कोणीय दूरी होती है। प्रधान मध्यमान रेखा ग्रीनविच यानी इंग्लैंड से होकर गुजरती है। पृथ्वी अपनी दूरी पर 24 घंटे में एक पूर्ण चक्कर 360 डिग्री पूरा करती है। इसका अर्थ है कि यह प्रति घंटे 15 डिग्री या 4 मिनट में 1 डिग्री घूर्णन करती है। देश अक्सर अपने समय क्षेत्र के संदर्भ में मानक मध्यमान रेखा का उपयोग करते हैं, अतः इसके मानक समय क्षेत्र और ग्रीनविच मीन टाइम के बीच अंतर को 1 घंटे या आधे घंटे के गुणज के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, ये बात की हमने देशांतर और समय की। अगली न्यूज है, वर्ष 2025 में भारत चीन राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ होगी। तो हाल ही में भारतीय विदेश सचिव ने चीन की यात्रा की और चीन के विदेश सचिव के साथ बैठक की। इस अवसर पर दोनों देशों ने लोक कूटनीतिक प्रयासों को बढ़ाने तथा विविध स्मरणीय गतिविधियां संचालित करने पर सहमति व्यक्त की। दोनों देशों द्वारा की गई अन्य प्रमुख घोषणाएं तो 2025 के गर्मियों में कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू की जाएगी। सीमा पार नदियों से संबंधित जल विज्ञान संबंधी डेटा के आदान प्रदान और अन्य सहयोग को फिर से शुरू किया जाएगा। दोनों देशों के बीच सीधी हवाई सेवाएं फिर से शुरू करने पर सहमति व्यक्त की गई। अन्य लोगों के बीच संपर्क, मीडिया और थिंक टैंक के बीच वार्ताएं आदि। भारत चीन संबंधों में चिंता के प्रमुख क्षेत्र तो अनिश्चित सीमाएं, वास्तविक नियंत्रण रेखा पर कोई आपसी समझौता नहीं हुआ है, अक्साई चीन पर विवाद है आदि। गलवान घाटी, लद्दाख 2020, तवांग अरुणाचल प्रदेश 2022 आदि में हिंसक झड़पों की घटनाएं देखी गई। असमान व्यापार तो चीन के साथ भारत का व्यापार घटा। 2022 से 2023 के 83.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2023-24 में 85 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया था। चीन पाकिस्तान गठजोड़ तो चीन की बेल्ट एंड रोड पहल के तहत चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से होकर गुजरता है। चीन की मुखरता तो विशेष रूप से दक्षिण एशिया में स्ट्रिंग ऑफ प्लर्स की नीति, मालदीव व श्रीलंका में कूटनीतिक विकास कार्य, दक्षिण चीन सागर पर दावा जैसी रणनीतियों के माध्यम से भारत प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा पैदा होती है। चीन से निपटने के लिए आगे की राह तो सीमा पार मुद्दे का समाधान LAC से सटे देपसांग और डेमचोक पर हाल ही में हुए समझौतों के माध्यम से समाधान किया जा सकता है। राजनयिक जुड़ाव तो ब्रिक्स, SCO जैसे द्विपक्षीय क्षेत्रीय सहयोग के माध्यम से संचार के ओपन चैनल बनाए रखना। ठीक है, बात करते हैं भारतीय रिजर्व बैंक ने भुगतान प्रणाली रिपोर्ट दिसंबर 2024 जारी की। तो भुगतान प्रणाली रिपोर्ट वर्ष में 2 बार प्रकाशित की जाती है। इसमें पिछले 5 कैलेंडर वर्षों में विभिन्न भुगतान प्रणालियों का उपयोग करके किए गए भुगतान संबंधी लेन देन के ट्रेंड्स का विश्लेषण
किया जाता है। वर्तमान रिपोर्ट में वर्ष 2024 तक के आंकड़े शामिल हैं। भुगतान प्रणाली रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं तो डिजिटल भुगतान लेन देन 2013 में 222 करोड़ डिजिटल लेन देन हुए, जिनका मूल्य 772 लाख करोड़ रुपए था। वर्ष 2013 की तुलना में वर्ष 2024 में डिजिटल लेन देन की संख्या में 94 गुना और मूल्य की दृष्टि से 3.5 गुना से अधिक की वृद्धि हुई है। एकीकृत भुगतान इंटरफेस तो पिछले 5 वर्षों में यूपीआई लेन देन की संख्या में 74.03% और लेन देन के मूल्य में 68.14% की CAGR से वृद्धि हुई है। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड तो पिछले 5 वर्षों में क्रेडिट कार्डों की संख्या 2 गुना से भी अधिक बढ़ी है। वहीं इस दौरान डेबिट कार्डों की संख्या में अपेक्षाकृत स्थिरता देखी गई है। वैश्विक ट्रेंड्स तो भारत प्रोजेक्ट नेक्सस में शामिल हो गया है। यह 4 आसियान देशों जो है मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और भारत की फास्ट पेमेंट सिस्टम्स को आपस में जोड़ने वाला एक बहुपक्षीय प्लेटफॉर्म है। यह साझेदारी भुगतान प्रणालियों के बीच सहज और तीव्र लेन देन सुनिश्चित करती है। प्रोजेक्ट नेक्सस का विचार बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स द्वारा प्रस्तुत किया गया था। यह संबंधित देशों के घरेलू तीव्र भुगतान प्रणालियों को आपस में जोड़कर तत्काल सीमा पार खुदरा भुगतान को सक्षम बनाता है। ठीक है, फिर आता है भारत में भुगतान प्रणालियां। तो भुगतान प्रणालियां मौद्रिक और अन्य वित्तीय लेन देन के समाशोधन और निपटान को आसान एवं प्रभावी बनाती है। भारत में भुगतान प्रणालियों का विनियमन तो भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 यह आरबीआई को भारत में भुगतान प्रणालियों को विनियमित एवं उनकी निगरानी करने का अधिकार देता है। यह अधिनियम आरबीआई को भुगतान प्रणाली के संचालकों जैसे कि क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, एनपीसीआई, कार्ड भुगतान नेटवर्क, एटीएम नेटवर्क आदि को लाइसेंस प्राधिकार देने का अधिकार देता है। भुगतान और निपटान प्रणाली विनियमन और पर्यवेक्षण बोर्ड तो यह आरबीआई द्वारा पीएसएस अधिनियम के तहत स्थापित एक शीर्ष निकाय है जो भुगतान प्रणालियों से संबंधित नीतिगत निर्णय लेता है। इसके अध्यक्ष आरबीआई गवर्नर होते हैं और भुगतान एवं निपटान प्रणाली विभाग के प्रभारी डिप्टी गवर्नर इसके उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अन्य सुर्खियों की, जिसमें पहली न्यूज है एनहेंस्ड सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन इन 2.0 प्रणाली। तो विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एनहेंस्ड सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन प्रणाली शुरू की। इसके विषय में जानते हैं। यह निर्यातकों के लिए प्रमाणन प्रक्रिया को सरल बनाने और व्यापार दक्षता बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। मल्टी यूजर एक्सेस इसमें एक ही आयातक निर्यातक कोड के तहत कई उपयोगकर्ताओं को अधिकृत करने की सुविधा है। इसी प्रकार इसमें उपयोगकर्ता अनुकूल कई अन्य विशेषताएं भी शामिल हैं। यह डिजिटल हस्ताक्षर टोकन के साथ साथ आधार आधारित ई हस्ताक्षर को भी स्वीकार करता है, जिससे अधिक सुगमता सुनिश्चित होती है। COO के विषय में देखते हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में उपयोग किया जाने वाला एक दस्तावेज है। यह प्रमाणित करता है कि निर्यातित वस्तु किस देश में बनाई गई है। नेक्स्ट है फिर बम चक्रवात। तो आयरलैंड और स्कॉटलैंड के ऊपर बने तूफान इओविन को बम चक्रवात कहा गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि 24 घंटे में इसका दाब 50 मिलीबार कम हो गया है। इसके विषय में जानते हैं। किसी तूफान को बम चक्रवात तब कहा जाता है जब उसका केंद्रीय वायु दाब 24 घंटे में कम से कम 24 मिलीबार कम हो जाए। बम चक्रवात नाम मौसम विज्ञान संबंधी शब्द बोम्बोजेनेसिस से लिया गया है। इसमें मध्य अक्षांश चक्रवात 24 घंटे की अवधि में तीव्र हो जाता है। ऐसा अक्सर ठंडी और गर्म वायु राशियों के टकराने के कारण होता है। यह एक ऐसी घटना है जिसके कारण दाब कम हो जाता है। इनमें से अधिकांश वर्ष भर समुद्र के ऊपर पाए जाते हैं तथा प्रकृति में उष्णकटिबंधीय या गैर उष्णकटिबंधीय हो सकते हैं। नेक्स्ट है रायतू भरोसा योजना। तो तेलंगाना सरकार ने रायतू भरोसा योजना के तहत धनराशि वितरित की। यह योजना 26 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर लागू हो गई है। यह योजना फसल संबंधी निवेश हेतु सहायता के रूप में प्रति फसली मौसम प्रति एकड़ 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। राजस्व गांव के आधार पर धनराशि जारी की जाती है। अन्य समान कृषि कल्याण योजनाएं तो पीएम किसान यानी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, यह केंद्र सरकार की योजना है जो पूरे भारत में लघु और सीमांत किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये की आय सहायता प्रदान करती है। कालिया योजना तो यह ओडिशा राज्य की योजना है जो किसानों और भूमिहीन श्रमिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। फिर नेक्स्ट है IIM बेंगलोर द्वारा राजमार्गों पर रिपोर्ट। तो वर्ष 2013 से राजमार्ग विकास पर गुणक प्रभाव पड़ा है, क्योंकि राजमार्ग निर्माण पर किए गए व्यय की प्रत्येक इकाई के परिणाम स्वरूप सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि में 3.21 इकाई की वृद्धि हुई है। गुणक प्रभाव से तात्पर्य विशेष रूप से अवसंरचनात्मक परियोजनाओं पर सरकारी व्यय में वृद्धि के परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय आय में वृद्धि से है।
रिपोर्ट के अन्य बिंदु पर एक नजर डालते हैं। 2013 से 2022 के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग विकास से घरेलू आय में 9% की वृद्धि हुई है। इसके अलावा कारखानों और आपूर्तिकर्ताओं के बीच परिवहन लागत में 2.94% तथा 1.33% की कमी आई है। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क 2014 में 91,287 किमी से 60% बढ़कर वर्ष 2024 में 1,46,145 किमी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है फिर दारफुर संकट। तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के अभियोजक ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से सूडान के दारफुर क्षेत्र में बढ़ते अत्याचारों पर निर्णायक कार्रवाई करने का आग्रह किया। इसके विषय में देखते हैं। दारफुर पश्चिमी सूडान का एक क्षेत्र है जहां लगभग 80 जनजातीय और नृजातीय समूह रहते हैं। यह क्षेत्र लंबे समय से जनजातीय और नृजातीय संघर्षों का केंद्र रहा है। यह संकट 2003 में तब गहराया जब विद्रोही गुटों यानी सूडान लिबरेशन आर्मी और जस्टिस एंड इक्वालिटी मूवमेंट ने सूडान सरकार के खिलाफ हथियार उठा लिए। यह संघर्ष आर्थिक संसाधनों के असमान वितरण के खिलाफ था, जिससे बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान हुआ और लाखों लोग विस्थापित हो गए। फिर नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी ऑर्गेनोफॉस्फेट। तो जम्मू व कश्मीर के डॉक्टर्स ने 17 ग्रामीणों की मौत के पीछे कीटनाशकों में इस्तेमाल होने वाले ऑर्गेनोफॉस्फेट पर शंका व्यक्त की। यह एक रासायनिक यौगिक है। यह फॉस्फोरिक एसिड और अल्कोहल से युक्त एस्टरीफिकेशन प्रक्रिया के माध्यम से निर्मित होता है। एस्टरीफिकेशन एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें अल्कोहल और अम्ल जैसे दो अभिकारक मिलकर अभिक्रिया उत्पाद के रूप में एस्टर बनाते हैं। उपयोग हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, रासायनिक युद्ध में नर्व एजेंट बनाने में आदि। नर्व एजेंट संपर्क में आए जीवों में नर्व सिग्नल्स या न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन को बाधित करता है। ठीक है, अब बात करते हैं ऑपरेशन संकल्प की। तो हाल ही में ऑपरेशन संकल्प को अंजाम देने के लिए अधिकारियों को वायु सेवा पदक से सम्मानित किया गया। इसे भारतीय नौसेना द्वारा इजरायल हमास संघर्ष की पृष्ठभूमि में समुद्री समुदाय को अलग अलग गैर पारंपरिक खतरों से बचाने के लिए लॉन्च किया गया था। इसमें ऑपरेशन के 3 क्षेत्र शामिल थे: अदन की खाड़ी और आसपास के क्षेत्र, अरब सागर तथा सोमालिया के पूर्वी तट से सटा समुद्री क्षेत्र। ऑपरेशन के दौरान नौसेना ने कई घटनाओं पर प्रतिक्रिया व्यक्त की, जैसे लोगों की जान बचाई गई, नशीले पदार्थ जब्त किए गए, व्यापारी जहाजों को हाईजैक होने से बचाया गया आदि। फिर नेक्स्ट है गिलियान बैरे सिंड्रोम। तो महाराष्ट्र के पुणे में गिलियान बैरे सिंड्रोम का प्रकोप सामने आया। इस बीमारी को कैम्पिलोबैक्टर नामक जीवाणु जनित आंत के संक्रमण से जोड़कर देखा जा रहा है, जो दूषित भोजन और पानी के माध्यम से फैलता है। इसके विषय में जानते हैं। यह एक बहुत ही दुर्लभ लेकिन संभावित रूप से पक्षाघातकारी तंत्रिका विकार है। प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा गलती से शरीर को अपनी तंत्रिकाओं पर हमला करने के कारण होता है। यह रोग प्राय जठरांत्रिय या श्वसन संबंधी संक्रमण के कारण होता है। लक्षण है इसके कमजोरी, संवेदना में परिवर्तन, कभी कभी पक्षाघात आदि। ठीक है, अब देखते हैं सुर्खियों में रहा स्थल है हमारा लाओ पीडीआर यानी पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। राजधानी है इसकी वियंतियानी। ठीक है, तो हाल ही में भारतीय दूतावास ने लाओ पीडीआर के गोल्डन ट्रायंगल स्पेशल इकोनॉमिक जोन में साइबर घोटाला केंद्रों से 67 भारतीयों को बचाया। इसके विषय में देखते हैं भौगोलिक अवस्थिति। तो दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र स्थलरूप देश है। यह थाईलैंड और म्यांमार के साथ गोल्डन ट्रायंगल यानी अफीम उत्पादक क्षेत्र का हिस्सा है। भूमि सीमाएं हैं इसके उत्तर में चीन, उत्तर पूर्व व पूर्व में वियतनाम, दक्षिण में कंबोडिया, पश्चिम में थाईलैंड और उत्तर पश्चिम में म्यांमार स्थित है। यह दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र संघ का सदस्य है। इसकी विशेषताएं जानते हैं भौगोलिक। तो पठार, जियांग खियांग, बोलोवेंस और खमोआन पर्वत श्रृंखलाएं हैं। अनामाई ट्रेन, लुआंग प्रबांग रेंज, सबसे ऊंची चोटी फूबिया। प्रमुख नदियां हैं मेकांग, म्यांमार और थाईलैंड की सीमा पर। राजधानी है वियंतियानी, इसी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, तो हमारी आज की जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें थी हमने सभी पे विस्तार से चर्चा और विश्लेषण किया है। अब इसी के साथ मिलते हैं कल अपनी नई खबरों के साथ।